हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? देखो, स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो हम यूटिलाइज करते हैं और स्टैटिस्टिक्स वर्ड्स आया कहाँ से है, इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। और इसमें स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशंस क्या है, इसमें क्या यूटिलाइजेशंस है, इस सभी का हमारे पास क्वेश्चंस पेपर में आता है। तो देखोगे स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। सबसे पहला हमारे पास कहता है कि ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो लिया गया है वह किससे लिया गया है? स्टैटिस्टिक्स वर्ड हम लेते हैं, कहां से लेते हैं? एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड में इसे स्टैटिस्टिक्स को स्टेटस बोला गया है। लैटिन वर्ड लिखते चलोगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों का पेपर में सब छोटे छोटे क्वेश्चंस अराइज होता है। लैटिन वर्ड में स्टेटस बोलते हैं। इटालियन वर्ड में क्या बोलेंगे इसको? स्टैटिस्टा। एंड जर्मन वर्ड में स्टैटिस्टिक्स बोला गया है। Statistics word is considered on the three different language. These three languages are taken in Latin word, Italian word and German word. In Latin word it is called status, Italian word it is called statista and German word it is called statistic. अब देखो, स्टैटिस्टिक्स कहने का मतलब क्या है कि अगर नॉर्मली कहा जाता है किसी भी स्टेट का पॉलिटिकल डेमोग्राफी कहने का मतलब उसकी मैपिंग्स कितना दूर पे है, उसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं, इन सभी चीज को हमारे पास डिनोट करता है। इसीलिए स्टेटस, स्टैटिस्टिका और स्टैटिस्टिक बोला गया है इसका। ठीक है, तो 3 वर्ड्स हमेशा ध्यान रखना है स्टैटिस्टिक्स का। एक्चुअल डेफिनेशन, स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन 2 सेंस में दिया गया है। कौन कौन सा है? प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस क्या कहता है? अगर कोई भी हम स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में डिफाइन तब करेंगे जब वह डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। डेटा चाहे वो क्वांटिटेटिव हो चाहे क्वालिटेटिव हो। एंड इट मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द statistics in plural sense? In plural sense it represents the data, या डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। सिंगुलर सेंस क्या कहता है कि एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, साइंटिफिक मेथड है जो हमारे पास क्या डिफाइन करेगा? स्टैटिस्टिक्स। देखो, मेथड, तरीका, किसी भी डेटा को कलेक्शन कैसे किया जाए, कलेक्शन करने के बाद क्या क्या हमारे पास उसका फंक्शन इन्वॉल्व है। यानी अगर हम कोई भी डेटा कलेक्शन करते हैं, कुछ प्रोसेसिंग करेंगे कि नहीं करेंगे उस डेटा को। इसलिए यहां पे क्या कहता है? मेथड।
यानी प्लूरल सेंस में डेटा बोलेंगे और उस डेटा का कैसे हम उसको साइंटिफिकली यूज करें, साइंटिफिकली एनालाइज करें, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड। और स्टैटिस्टिकल मेथड सिंगुलर सेंस में डिफाइन किया गया है। प्लूरल सेंस में किसको रिप्रेजेंट करेगा स्टैटिस्टिक्स, डेटा को, और सिंगुलर सेंस में साइंटिफिक मेथड और स्टैटिस्टिकल मेथड। डेफिनेशन लिखोगे, इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स इज एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स expressed in quantitative as well as qualitative for predetermined purpose, and it is affected by external as well as internal factors. फर्स्ट आप लोग केवल प्लूरल सेंस समझेंगे यहां पे पहले। स्टैटिस्टिक्स इज एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब टोटल। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल ही होता है कि नहीं होता है? एग्रीगेट का मतलब टोटल। फैक्ट का मतलब क्या होता है? फैक्ट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। फैक्ट का मतलब इंफॉर्मेशन। फैक्ट का मतलब इंफॉर्मेशन। एंड इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा। इसको हम क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? डेटा। Whole collection of data is a part of statistics. Aggregate का मतलब total, facts means information, वह information जो data कहा जाएगा, यानी कि collection of all data is part of statistics and expressed in, यहां पे देखोगे this data is expressed in quantitative as well as qualitative. क्वांटिटेटिव कहने का मतलब डेटा शुड बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकली। किसमें एक्सप्रेस करेंगे? न्यूमेरिकली। यानी क्वांटिटेटिव कहने का मतलब क्या है? इट इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकली। डेटा को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपके 12th में जो मार्कशीट मिलता है, 12th के मार्कशीट में अगर आप देखे होंगे तो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स होता है। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स जो है वो क्या है? न्यूमेरिकल है। लेकिन उसके साथ आपका मार्क्स के साथ कुछ ग्रेडिंग वर्ड भी होता है। ए ग्रेडिंग, बी ग्रेडिंग, सी ग्रेडिंग होता है कि नहीं होता है? सीबीएसई बोर्ड में देखना, कभी भी मार्कशीट के साथ में आपको ग्रेडिंग भी इन्वॉल्व होता है। तो वह ग्रेडिंग क्या कहेंगे उसको? दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव। यानी डेटा क्या होना चाहिए? क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है। यानी डेटा को हम किसी तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर डेटा हमने क्वांटिटेटिव कलेक्शन किया है तो उससे क्वालिटेटिव एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन किया है तो उससे हम क्वांटिटेटिव एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि हम क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन करें और उस क्वांटिटेटिव डेटा के आधार पे क्या कर सकते हैं? हम उसे क्वालिटेटिव कन्वर्जन कर सकते हैं। क्लियर है? फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस, फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस। अब डेटा की बात करते हैं, डेटा कलेक्शन करें तो डेटा कलेक्शन क्या होना चाहिए? प्री डिटरमाइंड पर्पस। मान लो कि हम पर्पस ही डिफाइन नहीं करें कि हमें डेटा चाहिए,
तो डेटा चाहिए तो किस चीज का डेटा चाहिए? सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा? स्टैटिस्टिक्स कहता है कि आप डेटा का कलेक्शन करोगे, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स तैयार करोगे, लेकिन आप पहले क्या करो? पर्पस डिफाइन करो, किस पर्पस के लिए डेटा चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखोगे एंड अफेक्टेड बाई एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर, एंड अफेक्टेड बाई एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर। मतलब एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है? एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर, मान लो आपके यहां कोई सर्वेयर सर्वे करने आता है, आपको पूछता है कि आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो। आपने कहा पेप्सोडेंट, ठीक है, आपसे कुछ नहीं कहेगा, वो डेटा फिल कर लिया अपना कि हमने इन्होंने कहा था कि पेप्सोडेंट यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली आप पेप्सोडेंट यूज नहीं करते हैं। आप क्या यूज करते हैं? लाल दंत मंजन। तो क्या सर्वेयर कहेगा कि आप लाल दंत मंजन यूज कर रहे हो? किसके कारण डेटा इफेक्ट हुआ? जो डेटा देने वाला है उसके कारण इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? यानी डेटा जिससे लिया जा रहा है, जो डेटा हमें प्रोवाइड कर रहा है, वही हमें गलत डेटा देगा तो हमारा सारा रिजल्ट इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? सर्वेयर का कोई कंट्रोल नहीं है हमारे ऊपर। जहां जिस ओरिजिन से डेटा कलेक्शन किया जा रहा है, उस ओरिजिन पे अगर सर्वेयर जो इन्यूमरेटर है, जो कलेक्शन करता है डेटा, अगर उसका कोई कंट्रोल नहीं है और उसके कारण डेटा हमें गलत मिलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फैक्टर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इस कारण से भी हमें क्या होता है? गलत डेटा होता है। ये ह्यूमन बीइंग नेचर्स है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हमें ह्यूमन बिहेवियर्स पे भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग नेचर्स का होता है कि कुछ लोगों को गलत डेटा देने की आदत होती है। आप अपने दोस्तों में ही देखो, मार्क्स पूछो, एक्चुअल मार्क्स नहीं बताएंगे, वो होता है कि नहीं होता है? एक्चुअल मार्क्स नहीं बताते तो क्या हुआ? अगर कोई डेटा कलेक्शन करने जाएगा तो क्या कहेगा वहां पे? इट इज अफेक्टेड बाई एक्सटर्नल फैक्टर्स। वही सर्वेयर खुद पार्क में बैठ जाए और जिस कंपनी के लिए वह डेटा कलेक्शन कर रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वह डेटा कलेक्शन कर रहा है, खुद उसको फिल कर दे और वो जो ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रोवाइड कर दे, क्या होगा? वो इंटरनल फैक्टर होगा कि नहीं? दैट इज द कंट्रोल ऑफ द जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो हमारे पास जो कलेक्शन करना है, सर्वेयर है, उसके कंट्रोल में, उसके कारण डेटा इफेक्ट होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा इंटरनल फैक्टर। यानी अगर मैं डेटा कलेक्शन करूंगा तो मुझे यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुछ डेटा गलत आ सकता है और हमारे पास कुछ डेटा सही आ सकता है। इसके लिए हमें डिफाइन किया गया है। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन प्लूरल सेंस में है, सारी कहानियां डेटा को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, मैंने डेटा कलेक्शन करेंगे, वह डेटा क्या होना चाहिए? न्यूमेरिकल होना चाहिए और क्वालिटेटिव होना चाहिए। हम डेटा कलेक्शन किससे करेंगे? अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड पर्पस। और वह डेटा क्या होगा? यह भी ध्यान रखेंगे कि वह इफेक्ट होगा एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर्स। क्लियर है? सिंगुलर सेंस में देखोगे आप लोग, इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस। प्रोसेस कहने का मतलब मेथोडोलॉजी डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इट इज ए प्रोसेस in which data is collected, sorted, presented in summarized form, analyzing and then interpretation of data. अब डेटा का सबसे पहले अगर हम मेथोडोलॉजी की बात करें कि स्टैटिस्टिक्स का हम यूटिलाइजेशंस कैसे करेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले एक प्रोसेस डिफाइन करेंगे, यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड क्या होगा। स्टैटिस्टिकल मेथड क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंडर में मुझे डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा। डेटा कलेक्शन करने के बाद उस डेटा को हमारे पास छांटने पड़ेंगे। सॉर्टिंग कहने का मतलब छांटना। क्यों? क्योंकि जब डेटा कलेक्शन करते हैं तो उस केसेस में हमारे पास डेटा हो सकता है कि आपका गलत भी मिल सकता है। आई बात समझ में? डेटा
गलत भी मिल सकता है, इसलिए क्या होगा, उसे हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। मान लो कोई कंपनी रिक्रूटमेंट निकालती है, रिक्रूटमेंट पे एप्लीकेशन आता है कि नहीं आता है? एप्लीकेशन आने के मान लीजिए कि एबीसी लिमिटेड है जो वह रिक्रूटमेंट निकालती है पर्टिकुलर किसी पोस्ट के लिए। अब उस पोस्ट के लिए क्या आया, एप्लीकेशन आया। अब एप्लीकेशन को छांटेगा कि नहीं छांटेगा कंपनी, क्योंकि जो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा उस पोस्ट के लिए उसे ही क्या करेगा, कॉल लेटर भेजेगा। तो अगर यहां पे सॉर्टिंग डेटा कलेक्शन करते वक्त हम अगर कहते हैं कि हमारे पास हो सकता है कि डेटा इररेलेवेंट डेटा आ जाए, गलत डेटा आ जाए, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हमें सॉर्टिंग करना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा। आई बात समझ में? इसके बाद क्या करेंगे हम, सॉर्टिंग करने के बाद प्रेजेंटेड इन समराइज्ड फॉर्म। हमने डेटा कलेक्शन कर दिया, तो डेटा कलेक्शन करने के बाद आप एक प्रेजेंट करते हो कि नहीं करते हो? बिना प्रेजेंटेशंस का हम उसमें कुछ एनालाइज भी नहीं कर पाएंगे। जैसे एक सिंपल सी बात है, आप लोग अकाउंट्स पढ़ते हो, मुझे अकाउंट्स नहीं आता है, मुझे अकाउंट्स नहीं आता है। अब अगर आप मुझे लेजर और जनरल लेजर बनाकर मुझे दोगे कि बताओगे इस कंपनी की क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, मैं बता सकता हूं। लेकिन अगर वही आप जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस के आधार पर आप मुझे P&L अकाउंट बनाकर दे दोगे, तो P&L अकाउंट बनाकर दोगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक प्रेजेंटेशन हो गया कि नहीं हो गया? मैं बता सकता हूं कि नहीं बता सकता हूं कि क्या वहां पे प्रॉफिट होगा और क्या लॉस होगा। ठीक है, यानी इस तरीके से हम प्रेजेंट करें जिससे कि कोई भी लेमैन समझ सके। मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, तो रिक्शा वाला भी बता देता है कि किस ओवर में कितना रन बने हैं। जब वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं तो रिक्शा वाला भी बता देता है कि किस ओवर में विकेट गिरा है और किस ओवर में कितना रन बना है। कैसे? क्योंकि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट है, जिस पर्सन को सब्जेक्ट नॉलेज नहीं हो उसे भी समझ में आ जाए, इस तरह का प्रेजेंटेशन करना, दैट इज द पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। यह हमें स्टैटिस्टिक मेथड में आता है। आप मान लो पाई चार्ट तो बनाते हो ना, पाई चार्ट में क्या है, सेक्टर वाइज डिवाइड करते हैं कि इतना परसेंट इसमें, इतना परसेंट हमारे पास कितना एरिया कवर अप हो रहा है। इसको तो हम पिक्चोरियल डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या है, एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसको प्रेजेंटेशन ही तो कहेंगे, जिसे किसी को भी समझ में आ सके। नेक्स्ट हमारे पास समराइज फॉर्म के बाद आता है एनालाइजिंग ऑफ डेटा। एनालाइजिंग, अब डेटा जो भी कलेक्शन किया आपने प्रेजेंट कर दिया। जैसे अकाउंट्स में आपने बना दिया P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बना दिया, उसके बाद बनाकर छोड़ देते हो क्या आप एनालाइज तो करते हो। पास्ट रिकॉर्ड के साथ क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे कि नहीं करोगे? आप एनालाइज करना, यानी कि पिछले रिकॉर्ड्स और अभी जो प्रेजेंट रिकॉर्ड्स हैं उसके आधार पे एनालाइज किया जाएगा कि इसमें क्या हमारे पास चेंजेस होकर आए हैं। अब गवर्नमेंट हर 10 साल पे सेंसस कराती है, तो सेंसस कराती है तो सेंसस का कराने का कुछ तो मकसद होगा, सिर्फ पॉपुलेशन ही नहीं है, पॉपुलेशन काउंटिंग ही नहीं है। उसके बाद पॉपुलेशन काउंटिंग के अलावा और भी चीजें हैं, कितने मेल पॉपुलेशन है, कितने फीमेल पॉपुलेशन है, मेल में कितने लोग कितनी क्लास तक पढ़े हुए हैं, कितना एजुकेशन है, फीमेल में कितना एजुकेशन है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड है, कितना मेल एम्प्लॉयड है, कितना फीमेल एम्प्लॉयड है, कितना लिटरेसी रेट है, सारी चीज हम उससे कैलकुलेट करते हैं। तो पास्ट रिकॉर्ड अगर हमारे पास नहीं होगा तो मैं कैसे बता सकता हूं कि मेरा आगे का रिजल्ट बढ़ेगा या घटेगा। यानी एक एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, डेटा का कलेक्शंस करके उसको रिकॉर्ड रखते हैं और फिर उसके बाद कंपैरिजन करते हैं। एंड देन नेक्स्ट में हमारे पास क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। आई बात समझ में यहाँ तक? यानी स्टैटिस्टिक्स का सिंगुलर मेथड, सिंगुलर डेफिनेशन क्या है सिंगुलर सेंस में, इट इज ए process in which data is collected, comma, sorted, comma, presented in summarized form, comma, analyzing and then interpretation of data। पहले कलेक्शन करोगे, फिर उसको सॉर्टिंग करोगे, फिर उसके बाद यानी कि प्रेजेंट करोगे समराइज फॉर्म में, और उसके बाद एनालाइज करोगे। एनालाइजिंग करने के बाद ही तो आप इंटरप्रिटेशन करोगे। क्लियर है यहां तक?
कलेक्शन ऑफ डेटा। अब हमने कहा कि सबसे पहला, देखोगे आप डेफिनेशन सिंगुलर सेंस में, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा यानी कि हम दो तरीके से, दो सोर्स से डेटा को कलेक्शन करते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में सबसे पहला हमारे पास है इंडिविजुअल क्वेश्चनेयर। उससे पहले लिख लो इसको, उसके बाद हम समझाते हैं। देखो प्राइमरी सोर्स क्या होता है? द डेटा विच इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम पॉपुलेशन। लिख लोगे इसको, प्राइमरी सोर्स द डेटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम पॉपुलेशन। अगर डेटा डायरेक्टली कहां से कलेक्ट किया जाएगा? पॉपुलेशन से, यानी कि डेटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। यानी पॉपुलेशन मतलब जाकर लोगों से डेटा कलेक्शन करना। अब लोगों से डेटा कलेक्शन करने का मेथड्स क्या है? सबसे पहला हमारे पास क्या है? इंडिविजुअल क्वेश्चनेयर। इंडिविजुअल क्वेश्चनेयर कहने का मतलब क्या है कि अगर जिस पर्पस के लिए डेटा कलेक्शन करना है उस पर्पस से रिलेटेड एक हम क्वेश्चन फॉर्मेट तैयार करते हैं। उस क्वेश्चन फॉर्मेट को जिस कैटेगरी के लिए हमें डेटा कलेक्शन करना है उस कैटेगरी के पॉपुलेशंस पे हम जाके उस वहां पे डेटा कलेक्शन करते हैं। सेंसस, सेंसस क्या है? इंडिविजुअल क्वेश्चनेयर का पार्ट है कि नहीं है? आपके यहाँ से कोई भी सर्वेयर आता है सेंसस करने तो सबसे पहले आपके यहाँ पूछता है कि आपकी हेड ऑफ द फैमिली का नाम क्या है। पहले नाम लिख लेंगे, उसके बाद क्या पूछेगा? कितने मेंबर्स हैं। उसके बाद पूछेंगे क्या? मेल मेंबर कितने और फीमेल मेंबर कितने। फिर एज ग्रुप का मेंबर पूछेंगे। अब एज ग्रुप में कितना पढ़े लोग हैं, कितने की एजुकेशन कितना तक है, कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, पिछले 10 साल में कौन कौन से लोग, कितने लोगों का डेथ हुआ है और कितने लोगों का बर्थ हुआ है। और उसके साथ भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको हम कहते हैं बच्चे का जो डेथ हो जाता है, आप यानी कि न्यूली जो बॉर्न बेबी होता है अगर वो डेथ कर जाता है तो उसके बीच का भी हमें रिकॉर्ड वहां पे होता है। तो ये सारी डिटेल्स एक बुकलेट फॉर्म में होता है, उस बुकलेट फॉर्म के अकॉर्डिंगली डेटा कलेक्शन किया जाता है। तो इंडिविजुअल क्वेश्चनेयर कहता है कि कोई भी जो इन्यूमरेटर है या सर्वेयर है क्या कहेगा? जाता है किसके यहाँ? हर इंडिविजुअल के यहाँ जाएगा और डेटा कलेक्शन करेगा। दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल क्वेश्चनेयर। दूसरा है मेल क्वेश्चनेयर। मेल क्वेश्चनेयर क्या हर आदमी हर जगह जाके डेटा कलेक्शन नहीं कर सकता। इंडिया का कहा गया पॉलिटिकल डेमोग्राफी बहुत डिफरेंट है कि नहीं है? कहीं पे कल्चर कुछ और है, कहीं पे लैंग्वेज कुछ और है। तो हर आदमी हर लैंग्वेज के साथ डेटा कलेक्शन नहीं कर सकता है। तो क्या किया जाता है? अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अपना इन्यूमरेटर नहीं भेजता है, सर्वेयर नहीं भेज पाता है, तो वह क्या करता है? वहां के रिप्रेजेंटेटिव को क्या किया जाता है? एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में, यानी कि डॉक्यूमेंट फॉर्म बाई पोस्ट भेज दिया जाता है और वह बाई पोस्ट वहां से सारा डिटेल कंप्लीट फॉर्म भर के फिर वहां से वापस कर देता है। दैट इज कॉल्ड मेल क्वेश्चनेयर। आप कभी बुक खरीदते हो तो कभी कभी बुक के पीछे एक पोस्ट कार्ड होता है कि नहीं होता है?
उस पोस्ट कार्ड के पीछे क्या लिखा हुआ है कि आपको इस बुक का किसने बताया, कहाँ से खरीदा, ये सारी डिटेल होता है कि नहीं होता है। और फिर बुक कैसा लगा उसके बारे में फीडबैक पूछेगा और कहेगा कि आप उसको वापस पोस्ट कर दो। क्या है वो पोस्ट, क्या कर रहे हो, बाई पोस्ट भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे हो आप, दैट इज द मेल क्वेश्चनेयर। उसमें भी ऑथर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें पूछा जा रहा है कि आपको आपने बुक कहाँ से खरीदा, या बुक कैसी लगी, किसके प्रेफरेंस के द्वारा आपने खरीदा, ये सारी डिटेल्स वहां पे पूछते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके का जो डेटा कलेक्शन करने का जो तरीका है, मेथड्स है, उसको हम क्या कहेंगे, मेल क्वेश्चनेयर। नेक्स्ट है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू इलेक्शन के समय मीडिया वाले पूछते हैं कि आप किसको चीफ मिनिस्टर, या अगर लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का इलेक्शन होता है तो उसमें चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछता है। अगर लोकसभा का इलेक्शन होता है उसमें क्या पूछते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में पूछते हैं कि आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या किसको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, आपसे वो ऑप्शन पूछते हैं। यानी एक पर्टिकुलर लोकेलिटीज़ में गए, वहाँ पे 10 लोगों से या 20 लोगों से, 100 लोगों का लोकेलिटीज़ है, वहाँ 20 लोगों से या 30 लोगों से वो क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन कर लिया। इस तरह के दूसरे लोकेलिटीज़ में गए, वहाँ से डेटा कलेक्शन कर लिया। पर्सनल इंटरव्यू और इंडिविजुअल क्वेश्चनेयर में अंतर है। पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चन का फॉर्मेट नहीं होता है, सिर्फ पर्टिकुलर एक क्वेश्चन का पूछा जाता है कि आप किसको वोट देंगे या नहीं देंगे। इस तरह का हमारे पास जो हम डेटा कलेक्शन करते हैं पर्सनली जाकर, जिसपे कोई क्वेश्चन का फॉर्मेट नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, पर्सनल इंटरव्यू। इसके बाद है बाई टेलीफोनिक। बाई टेलीफोनिक भी हमारा क्या कहता है, वो आपका डायरेक्टली पॉपुलेशन से कांटेक्ट होगा कि नहीं होगा। आपके पास मोबाइल है तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर एक फोन आएगा, पूछेगा कि आप लोन लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। तो उसने क्या, आपने इत्तेफाक से कह दिया कि हाँ लोन लेना चाहते हैं, तो उसके बाद आपका नाम पूछेगा। नाम पूछने के बाद आप करते क्या हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कितना अमाउंट लोन लेना चाहते हैं, ये पूरी डेटा कलेक्शंस वो क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन कर लिया। और फिर जिस कंपनी के लिए डेटा कलेक्शन किया है उनको क्या कर देते हैं, वो फॉरवर्ड कर देते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ डेटा डायरेक्टली फ्रॉम पॉपुलेशन, दैट इज द बाई टेलीफोनिक। एंड लास्ट हमने लिया है बाई ईमेल एंड एसएमएस। रियलिटी शो होता है, उस केसेस में देखते हो जो कंटेस्टेंट होते हैं वो क्या कहते हैं कि आप मुझे वोट दें। वोट कैसे, या तो ईमेल करें या एसएमएस करें। अगर इस तरह का हमारे पास, या क्या हुआ, लोगों से क्या हुआ, लोगों से अगर एसएमएस के द्वारा अगर वोट मांग रहे हैं तो क्या होगा, डायरेक्टली वो पॉपुलेशन से कांटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, या प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है। कौन कौन से हमारे पास हो गया प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, इंडिविजुअल क्वेश्चनेयर, मेल क्वेश्चनेयर, पर्सनल इंटरव्यू, बाई टेलीफोनिक एंड बाई ईमेल एंड एसएमएस। अगर डेटा, दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, सेकेंडरी सोर्स। दूसरा हमारे पास है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। सेकेंडरी सोर्स, अगर डेटा कलेक्शन किया गया है
अदर देन पॉपुलेशन। डायरेक्टली पॉपुलेशन से कलेक्शन नहीं किया गया है, पहले से डेटा कलेक्शन हो चुका है, उसमें से अगर कोई भी डेटा हम कलेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सेकेंडरी सोर्स कहा जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि डेटा कलेक्टेड अदर देन पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स। इसको लिख लोगे, डेटा कलेक्टेड अदर देन पॉपुलेशन data collected other than population is called secondary source of data। ठीक है। अब सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा दो तरह का होता है, एक पब्लिश्ड और दूसरा अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड मतलब पहले किसी ने डेटा कलेक्शन किया और उसको किसी भी न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या जर्नल्स में अगर पब्लिकली पब्लिश्ड कर दिया गया है और उस पब्लिश्ड डेटा में से अगर मैं डेटा कलेक्शन करता हूं तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा के अंडर हेड में पब्लिश्ड डेटा। ठीक है, यानी डेटा विच इज कलेक्टेड फ्रॉम जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, सर्कुलर, रिपोर्ट्स किसका हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का रिपोर्ट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिपोर्ट्स, WHO का रिपोर्ट्स, UNO का रिपोर्ट्स, एक क्या है हमारे पास, उन सबों से अगर मैं डेटा कलेक्शन करता हूं, अगर मान लो गवर्नमेंट का रिपोर्ट आता है तो उस केसेस में पब्लिकली पब्लिश्ड होता है कि नहीं होता है, तो पब्लिकली पब्लिश्ड हो गया, उस पब्लिकली पब्लिश्ड डेटा में से यानी कि जो पब्लिश्ड हुआ उसमें से अगर कोई भी डेटा कलेक्शन किया जाएगा दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। मान लो ट्रेन एक्सीडेंट होता है, ट्रेन एक्सीडेंट होने पर डेटा कलेक्शन किया गया है रेलवे ऑफिसर से, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम रेलवे ऑफिसर इन रेस्पेक्ट ऑफ इंजर्ड एंड किल्ड पीपल इन अ ट्रेन एक्सीडेंट। वो किस टाइप का डेटा होगा, प्राइमरी सोर्स हो, प्राइमरी डेटा होगा या सेकेंडरी डेटा होगा। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम रेलवे ऑफिसर, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम रेलवे ऑफिसर इन रेस्पेक्ट ऑफ किल्ड एंड इंजर्ड पीपल इन द एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, क्या आएगा, प्राइमरी या सेकेंडरी, सेकेंडरी डेटा होगा। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम रेलवे ऑफिसर, नॉट डेटा कलेक्टेड बाय रेलवे ऑफिसर। रेलवे ऑफिसर डेटा कलेक्शन करता, वो क्या करता वहां पे, ऑन द स्पॉट कलेक्शन करता। पहले किसने डेटा कलेक्शन कर लिया, रेलवे ऑफिसर ने डेटा कलेक्शन कर लिया, उससे आप डेटा कलेक्शन करोगे तो हमने तो डायरेक्टली ऑन द स्पॉट ऑफ एक्सीडेंट हमने डेटा कलेक्शन नहीं किया है, दैट इज नॉट ए प्राइमरी। पहले हमने किसी ने पहले यानी कि रेलवे ऑफिसर ने पहले डेटा कलेक्शन कर चुका है और उस डेटा को हम क्या ले रहे हैं, उससे वहां से कलेक्शन कर रहे हैं, तो सेकेंडरी होगा कि नहीं होगा, दिस इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। क्लियर है। अनपब्लिश्ड जो पब्लिकली पब्लिश्ड नहीं होगा, जो पब्लिकली पब्लिश्ड नहीं होता है तो वह किस टाइप का डेटा होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटा को पब्लिकली पब्लिश नहीं करता है, वह अपने ही रिसर्च प्रोग्राम के लिए यूज करता है, दैट इज कॉल्ड अनपब्लिश्ड डेटा। DRDO का नाम सुने होंगे आप लोग, नाम सुने हो, कौन कौन सुने हो आप लोग, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO डिफेंस के लिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या गवर्नमेंट जो साइंटिफिक जो डिफेंस का जो रिसर्च प्रोग्राम होता है क्या पब्लिकली पब्लिश्ड होता है, क्या रिसर्च किया जा रहा है, वह रिसर्च को हम बाहर पब्लिश नहीं करते। कोई भी साइंटिस्ट रिसर्च वर्क करता है तो नया जो भी साइंटिस्ट आएगा तो पिछले साइंटिस्ट के रिसर्च वर्क के रिपोर्ट से ही आगे वो नया कोई रिसर्च करता है। तो क्या हुआ, जो पहले जो डेटा कलेक्शन किया गया था वो पब्लिकली पब्लिश नहीं हुआ, दैट इज द अनपब्लिश्ड मैनर। वही कहा गया है, रिपोर्ट्स ऑफ द रिसर्चर्स केप्ट इन यूनिवर्सिटीज और
ऑर्गेनाइजेशन इन अनपब्लिश्ड मैनर। अगर अनपब्लिश्ड मैनर में रखा गया है तो उसे हम क्या कहेंगे, अनपब्लिश्ड डेटा। एंड अनपब्लिश्ड डेटा अगर डेटा कलेक्शन किया गया दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। क्लियर है? कितने हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा कहां से कलेक्शन कर सकते हैं? दो सोर्स से। कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कितने तरीके से हमारे पास? इंडिविजुअल क्वेश्चनेयर, मेल क्वेश्चनेयर, पर्सनल इंटरव्यू, बाय टेलीफोनिक, बाय एसएमएस एंड ईमेल। अगर हमारे पास सेकेंडरी सोर्स है कौन कौन से होंगे? पब्लिश एंड अनपब्लिश। पब्लिश कहां यानी कि पब्लिकली पब्लिश होगा? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स, रिपोर्ट्स, सर्कुलर्स, उन सबों से। अनपब्लिश डेटा, जो डेटा क्या किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन खुद क्या करता है, वहां पे अपने यूज के लिए वह रिपोर्ट तैयार करता है और वही नेक्स्ट रिसर्चर उसको यूटिलाइज करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनपब्लिश्ड डेटा। अब हमारे पास सबसे पहला डेफिनेशन देखो, इट इज ए प्रोसेस ऑफ, यानी कि जो हमने कहा था स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशंस में, स्टैटिस्टिकल मेथड में, इट इज अ प्रोसेस इन विच डेटा इज कलेक्टेड। यानी डेटा का कलेक्शन करना एक प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ हमारे पास। अब कलेक्शन करने के बाद आप क्या करोगे? सॉर्टिंग करोगे। दैट इज द क्लासिफिकेशंस। देखो क्लासिफिकेशन, अब डेटा का क्लासिफिकेशन किस किस तरीके से कर सकते हैं? फर्स्ट है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जियोग्राफिकल, अगर प्लेस, लोकेशन के आधार पे डेटा का क्लासिफिकेशन किया जाएगा तो उसे हम कहेंगे जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पूछा जाता है। डेटा कलेक्टेड, डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्लेस एंड लोकेशन इज कॉल्ड, आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, दैट इज द जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। एंड जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड स्पैटियल क्लासिफिकेशंस। याद रखना इस चीज को आप लोग, इसको हम स्पैटियल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन नाम नहीं देगा, क्या दे देगा? स्पैटियल क्लासिफिकेशन। अगर पहला तो हमारे पास प्लेस और लोकेशंस के आधार पे आपने क्लासिफिकेशन किया, अब किसके आधार पे करेंगे आप? टाइम के आधार पे। अगर आप करते हो, टाइम के आधार पे करोगे तो उसे कहा जाएगा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकेंड, समय के आधार पे अगर आप क्लासिफिकेशन करते हो दैट इज द क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दिस इज द ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। इट इज ऑल्सो नोन एज टेम्पोरल क्लासिफिकेशंस। इसको हम टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है। थर्ड, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अगर कैरेक्टर के, जैसे कोई भी हमने क्लासिफिकेशन किया, पुअर, गुड, इस तरह का क्लासिफिकेशन करते हैं। डेटा जैसे मार्क्स का हमने करते हैं, किसी का एवरेज मार्क्स आया, 10th क्लास का जो मार्किंग स्कीम क्या है, वो 10th क्लास का जो मार्किंग स्कीम क्या है? क्वालिटेटिव है कि नहीं है? क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है। दैट इज द, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैरेक्टर्स और एट्रीब्यूट्स। अगर किसके बेसिस पे? कैरेक्टर के आधार पे और एट्रीब्यूट्स के आधार पे अगर हम किसी भी डेटा का क्लासिफिकेशन करेंगे दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनल डेटा। इसको हम ऑर्डिनल डेटा कहते हैं। यह सिंपल फॉर्मेट में भी हो सकता है और कई एक फॉर्मेट में भी हो सकता है। सिंपल एंड मैनीफोल्ड, यानी इट कैन बी सिंपल और मैनीफोल्ड। क्वालिटेटिव डेटा हम सिंपल और मैनीफोल्ड में, मतलब मान लिया कि हमारे पास हमने पॉपुलेशन लिया,
पॉपुलेशन में हमने डिफाइन कर दिया मेल और फीमेल, और मेल और फीमेल को अगेन हम डिफाइन कर दें एज वाइज अगर हम कर देते हैं तो क्या हो गया, डिफरेंट क्लासिफिकेशन हो गया कि नहीं हो गया, दैट इज कॉल्ड मैनीफोल्ड। अगर सिंपल हमारे पास 2 में डिवाइड कर देते तो उस केसेस में क्या कहते हैं, सिंपल क्लासिफिकेशन, और दूसरा हो गया मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। फोर्थ, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटी और वेरिएबल के आधार पे, क्वांटिटी और वेरिएबल के आधार पे अगर आप क्लासिफिकेशन करते हो डेटा का, उसे हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव। न्यूमेरिकली डेटा को अगर न्यूमेरिकली क्लासिफिकेशन किया जाए, जैसे आप मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, तो क्या है हमारा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 10 to 20, 20 to 30, that is the quantitative classifications. It is also called classification of variables and also called cardinal data. Cardinal मतलब cardinal नंबर से डिनोट करता है, नंबर के आधार पे अगर हम किसी भी डेटा का क्लासिफिकेशन करेंगे, that is called cardinal classification. ठीक है। क्लासिफिकेशन करने के बाद आपको प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा डेटा को। अगर डेटा का टेक्सचुअली, सिर्फ हम टेक्स्ट के आधार पे टेक्सचुअली अगर प्रेजेंटेशन करते हैं, इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल कोई प्रेजेंटेशन नहीं होगा, टेक्स्ट के आधार पे अगर प्रेजेंटेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। किसी भी सब्जेक्ट मैटर का अगर आप डिस्क्रिप्शन देते हो, जैसे हमने कहा जो क्वालिटेटिव डेटा है, क्वालिटेटिव डेटा का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, टेक्सचुअल होगा कि नहीं होगा, उसमें तो न्यूमेरिकली हम क्लासिफाई नहीं कर पाते हैं, उसे क्या कहा जाएगा। मान लिया जाए कहा गया है कि राम का, यानी कि पर्सन ले लिया हमने, और सॉरी स्टूडेंट ले लो आप इसको, और उसका मार्क्स ले लो, राम का हमने ले दिया मार्क्स, यानी कि इसकी सॉरी परफॉर्मेंस, मार्क्स के जगह पे मैं ले लेता हूं परफॉर्मेंस, एवरेज, श्याम का पुअर, इस तरह का क्लासिफिकेशन किया जाए, क्या है हमारे पास, टेक्सचुअल है कि नहीं है हमारे पास। अगर टेक्सचुअल के आधार पर अगर क्लासिफिकेशन करते हो, दैट इज कॉल्ड टेक्सचुअल क्लासिफिकेशन। नहीं, टेक्स्ट हमारे पास नंबर नहीं होता है, नंबर हमारे पास न्यूमेरिक अलग ही होता है। टेक्स्ट के लिए आप किसको कहोगे, अल्फाबेटिकली तो टेक्स्ट होगा ना। नहीं, वो गलत तरीका है। अगर हम कहेंगे कि अगर कह दिया कि किसी का एवरेज को हमने ए देते हैं, पुअर को डी दे दिया, इस तरह का अगर हमने किसी भी क्लासिफिकेशन किया, हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं ना, केवल क्या कर रहे हैं, उसको हम एक क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वालिटेटिव डेटा ऑलवेज क्या डिनोट करेगा, वह टेक्सचुअल होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दो, टेक्स्ट इज नॉट ए नंबर, एबीसीडी इज नॉट ए नंबर। एबीसीडी क्या है, टेक्स्ट है ना। दूसरा है टेबुलर प्रेजेंटेशन। दूसरा क्या है, टेबुलर। अगर किसी भी डेटा को टेबुलर प्रेजेंटेशन किया जाए, टेबुलर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, टेबल नंबर, उसके बाद हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, स्टब, कैप्शन, बॉडी पार्ट, फुटनोट एंड सोर्स। 8 इसमें कंपोनेंट होते हैं टेबल के।
बता रहे हैं, सभी अभी प्रेजेंट कर रहे हैं। सबने कॉपी कर लिया इसको? टेबलर में क्या होता है, सबसे पहले टेबलर में हम टेबल नंबर लिखते हैं, उसके बाद उसके नीचे हेडिंग्स लिखा जाता है, और हेडिंग के बाद इसको कहते हैं हम, ये जो हमारे पास होगा सब हेडिंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको? सब हेडिंग। इस पूरे को यहां से यहां तक बोला जाएगा ये सब हेडिंग, ठीक है। इसको लेफ्ट पार्ट को हम कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं स्टब। क्या बोलेंगे इसको? स्टब। और कॉलम को इसको क्या बोलते हैं हम? कैप्शन। इसको क्या बोलेंगे? कैप्शन। यानी, और यह पूरा जो हमारे पास पार्ट होगा इसको कहते हैं बॉडी पार्ट। और टेबल के नीचे फुटनोट लिखा हुआ होता है, और यह डेटा कहां से कलेक्शन किया गया है उसका सोर्स लिखा हुआ होता है। कहेगा कि लेफ्ट पार्ट ऑफ द, लेफ्ट पार्ट यानी कि लेफ्ट कॉलम ऑफ द टेबल इज कॉल्ड स्टब। मिडिल कॉलम इज कॉल्ड कैप्शन। मिडिल कॉलम, ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे हम? इसको क्या बोलेंगे? कैप्शन। और इसे क्या बोलेंगे? बीच वाला पार्ट जो हम फिल करते हैं उसको बॉडी पार्ट कहते हैं। ठीक है। और नीचे फुटनोट और सोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? थर्ड हमारे पास क्या है? डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट हमारे पास क्या है? लाइन डायग्राम एंड हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के द्वारा अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा है बार डायग्राम, और तीसरा है पाई चार्ट। अगर आप कोई भी हम डेटा कलेक्शंस करते हैं इस तरह का, अगर हमारे पास क्लास इंटरवल का अगर मैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देता हूं, इसे क्या कहते हैं? हिस्टो या क्लास इंटरवल फॉर्म में के लिए क्लास इंटरवल का हम क्या बनाते हैं? हिस्टोग्राम बनाते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होता है? या क्या बोलते हैं? बार डायग्राम। बार डायग्राम टाइम के लिए भी हम करते हैं, सेक्टर को डिवाइड, सेक्टोरियल डिवीजन करते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं? बार डायग्राम यूटिलाइज करते हैं। अगर सर्कल में अगर आप रिप्रेजेंटेशन करोगे तो क्या कहा जाएगा? दिस इज पाई चार्ट। सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड पाई चार्ट।
ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उस केसेस में सबसे पहला हमारे पास हिस्टोग्राम, और दूसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजाइव कर्व। यह तीन तरीके हम किसी भी कर्व को, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने का तरीका। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट है हिस्टोग्राम, क्लास इंटरवल और उसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पे, क्लास इंटरवल और उसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पे अगर आप क्या करते हो, क्लास उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो, उसे हम क्या कहेंगे, हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को अगर मीट कराते जाते हो उसे क्या कहते हैं हम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। और ओजाइव कर्व, लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और मोर देन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के द्वारा, लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन और मोर देन डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे अगर हम कोई भी कर्व ड्रॉ करते हैं उसे क्या कहते हैं, ओजाइव कर्व। देखोगे इसमें क्लास इंटरवल के आधार पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह का हमारे पास क्लास इंटरवल है। 0, 10, 20, 30, 40, यह क्या है हमारे पास, हिस्टोग्राम है कि नहीं है। और इधर हमारे पास क्लास इंटरवल हो गया और इधर क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, यही है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, हिस्टोग्राम। यानी जो डेटा है, क्लासिफिकेशन हमने किया, यानी कि क्लास इंटरवल या डिस्ट्रीब्यूशन को अगर फ्रीक्वेंसी के आधार पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, हिस्टोग्राम। ठीक है। लेकिन यही हिस्टोग्राम के सबके मिड पॉइंट अगर ज्वाइन कर देते हो आप, मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी पे हम ज्वाइन करते चले जाएं तो क्या आएगा, ये इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। एंड थर्ड हमारे पास क्या है, ओजाइव कर्व। अगर आपके पास लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है और यहां मोर देन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, या लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन है, लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन, और यह है मोर देन डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओजाइव कर्व। ठीक है। ये हो गया सबका। तीनों आ गया हमारे पास। कौन कौन सा है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स एंड ओजाइव कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व किस किस शेप का होता है, बेल शेप्ड, यू शेप्ड, जे शेप्ड और मिक्स्ड कर्व भी हो सकता है। फ्रीक्वेंसी कर्व चार तरह का होता है। फर्स्ट है बेल शेप्ड कर्व, दूसरा हमारे पास यू शेप्ड कर्व, तीसरा जे शेप्ड कर्व और हमारे पास मिक्स कर्व। स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन कहां कहां होगा, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में गवर्नमेंट का भी आ जाएगा और इंडस्ट्री का भी आ जाएगा।
ठीक है, आज इतना करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।